हे गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये क्लास 9th का साइंस का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने सोशल साइंस के और मैथ के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर जाके देखें। और जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये लेक्चर्स आपको चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, एक आम इंसान के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए शुद्ध का अर्थ क्या है? देखिए, हमारे लिए शुद्ध का अर्थ एक ही है कि किसी भी चीज में मिलावट नहीं हो, किसी भी चीज में मिलावट नहीं हो। हम या हमारे घर के गार्जियन, मम्मी पापा, बड़े भैया या भाई बहन मार्केट से कोई भी चीज लाते हैं, चाहे वो दूध हो, घी हो, मक्खन हो, नमक हो, मसाला हो या कुछ भी हो, तो हम शुद्ध क्या मानते हैं कि उसमें कुछ मिलावट नहीं हो। लेकिन अगर वैज्ञानिकों से पूछिएगा कि ये सब चीजें जो है, दूध हो, चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो या नमक हो, क्या ये शुद्ध है, तो वैज्ञानिकों के लिए कहना जाता है कि यह जो सभी वस्तुएं, जो आप दूध ला रहे हो या घी ला रहे हो या मक्खन ला रहे हो, ये सभी वस्तुएं जो है वो मिश्रण है, किसी न किसी पदार्थों को लेके मिश्रित किया गया और इससे आपको मिला है। जैसे दूध ही है, तो अगर दूध को आप देखिएगा तो दूध जो है वो जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। तो आम व्यक्तियों के लिए शुद्धता का अर्थ दूसरा होता है और वैज्ञानिकों के लिए शुद्धता का अर्थ दूसरा है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों के लिए शुद्धता का अर्थ क्या है, ये दूध तो उनके लिए मिश्रण है। वैज्ञानिकों के लिए शुद्धता का अर्थ यह होता है कि किसी भी पदार्थ में जो सभी कण है, सभी कण जो है वो समान हो, मतलब एक जैसा ही हो, उसे ही हम कहेंगे शुद्ध। तो ये शुद्ध कण क्या होंगे जो रासायनिक दृष्टिकोण से समान हो, वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दूध जो है वो जल, वसा और प्रोटीन का क्या है, मिश्रण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्रण है क्या। देखिए, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तत्व और यौगिक क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। जैसे वायु, अगर एयर को आप देखिएगा, जो एयर है उस एयर में आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी जो सबसे ज्यादा मात्रा में है, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको आर्गन मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इस तरह से आपके बहुत सारे गैस मिलेंगे। तो ये देख रहे हैं, एयर जो है ये बहुत सारे गैस है और इसी का मिश्रण है और इसे आप चाहे अलग भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण की बात करें तो वे मिश्रण है जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या एक दूसरे से अविभिन्न होते हैं। यानी कि वे मिश्रण है जो एकदम मिक्स है, उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं और इसका जो संगठन होता है वो एक समान होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जल और शर्करा का विलयन समांगी मिश्रण है। अब जल और चीनी को और उसका शरबत बनाइएगा तो उसे आप जल्दी अलग नहीं कर सकते, ऐसे इसकी विधि है मिश्रण को भी पृथक करने की। लेकिन जल और शर्करा का विलयन ऐसा है जिसे आप शांति से भी छोड़ दीजिएगा तो भी वो मिक्सर जो है, चीनी जो है नीचे नहीं बैठेगा। अगर वो पानी में घुल गया है या नमक पानी में घुल गया है तो वो जल्दी बैठेगा नहीं, जल्दी अलग नहीं होगा। उसके लिए विधि है कि नमक से चीनी को कैसे अलग करें, या सॉरी, चीनी को पानी से कैसे अलग करें, ये सब विधि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि विलयन में, कोई भी मिश्रण में जो चीज हम रखें वो उसमें पूर्णतः विलय हो जाए, ये आपको दिखे भी नहीं। जैसे आप देखिए, शरबत में अगर आप पानी और चीनी का शरबत बनाइएगा तो आप अगर आंखों से देखिएगा तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, ये पूरा मिल गया। इसका मतलब है कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उसी तरह अगर विषमांगी मिश्रण की बात किया जाए तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी कि ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में, बुलबुलों के रूप में यह फैला रहता है, उसे ही विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे एक पानी का गिलास, उसमें मैंने रेत घोल दिया। अब रेत इसमें घुलेगा नहीं, वो रेत आपको दिखेगा, तो उसी को कहेंगे हम विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। समांगी मिश्रण में एक सा संगठन होता है और इसमें जो है एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं
चीनी और बालू रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होता है। द्रवों में ठोसों का निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। अब निलंबन क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, जैसे पानी में अगर आप रेत को घोलिएगा तो ये आपस में नहीं घुलेगा, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर समांगी मिश्रण को आप शांति से छोड़ दीजिएगा तो जो चीज है कण वो नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो उसमें मिश्रण है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में आपको अधिकांश ऐसे मिश्रण मिलेंगे जिसको अगर आप शांत में छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे ये जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे मान लीजिए रेत और जल का मिश्रण है, इसमें रेत और जल का, उसको आप भूल दीजिए और कुछ देर के लिए उस जल को अस्थिर छोड़ दीजिए। क्या देखिएगा आप, धीरे धीरे ये जो रेत है ना वो धीरे धीरे नीचे तली में बैठ जाएगा। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, मिश्रण जब हम शक्कर को जल में घोलते हैं, चीनी को जल में घोलते हैं, तो उससे जो मिलता है वो क्या है, विलयन। तो एक तरह से आप समांगी मिश्रण को विलयन भी कह सकते हैं। तो विलयन क्या है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू जल, सोडा जल, ये आदि जो है विलयन के उदाहरण है। विलयन के प्रकार में देखा जाए तो विलयन के प्रकार नहीं है, उसके भाग है। विलयन के भाग है, एक भाग है विलायक और एक भाग है विलय। जैसे मान लीजिए जल में आप चीनी को घोलते हैं, जल में आपने चीनी को घोला तो ये क्या हो गया, जल जो हो गया आपका विलायक हो गया और चीनी को आपने जो घोला वो आपका विलय हो गया। इसी तरह इसमें आप नींबू भी घोलते हैं, शरबत बनाते हैं तो नींबू क्या हो गया, विलय हो गया, जल क्या हो गया, विलायक हो गया। अब देख लेते हैं विलायक क्या होता है। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। जैसे पानी और चीनी, तो पानी हम ज्यादा लेते हैं और चीनी उसकी तुलना में हम कम लेते हैं, तो विलायक अधिक मात्रा में, तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। विलय क्या है, जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलय कहते हैं। अब देख लेते हैं कि विलयन के गुण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण से आप समझ सकते होंगे कि द्रव्यमान में एक सा संगठन हो और वो उसमें मिश्रित हो जाए, मिक्स हो जाए। विलयन के जो कण है के व्यास जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। देखिए, 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर का जो अर्थ होता है वो होता है 10 के पावर -9 मीटर। इसको याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। ये इतने छोटे होते हैं कि जो आंखें, हमारी आंखें हैं, वो उन आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। ये आकार के कारण विलयन के कण काफी छोटे होते हैं, जिसके कारण प्रकाश की किरण जो है वो फैलते नहीं है। इसलिए विलयन में जो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जैसे आप मान लीजिए एक शीशा का गिलास लीजिए, उस शीशे के गिलास में आप पानी लीजिए, पानी में आप क्या कीजिए, नमक घोल दीजिए। नमक आपने घोल दिया, अब नमक घोलने में यहाँ पे आप क्या कीजिए, टॉर्च को जलाइए। अब टॉर्च जलाइएगा ना तो ये क्या होगा, प्रकाश को ये रोकेगा नहीं या प्रकाश को फैलाएगा नहीं, समझ रहे हैं। तो ये प्रकाश का मार्ग जो है वो आपको इस तरह के विलयन में दिखाई नहीं देगा। इतने छोटे आकार होते हैं, यानी कि वो घुल ही जाते हैं, जो आपको दिखेगा ही नहीं। छानने की विधि द्वारा विलय के कण को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। जो विलयन है उसको आप छान के अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नमक को पानी में घोला, और घोलने के बाद अगर आप छन्नी से उसे छानिएगा तो वो अलग नहीं होगा। विलयन को अगर आप उस तरह के विलयन को, नमक पानी के विलयन को अगर आप शांत भी छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि रेत की तरह नमक नीचे बैठ जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, विलयन अस्थाई है। अब देख लेते हैं विलयन की सांद्रता क्या होता है। देखिए, विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या है कि विलायक की मात्रा कितनी है और विलय की मात्रा कितनी है। विलायक जो अधिक मात्रा में हो और विलय जो कम मात्रा में हो उसे हम विलय कहते हैं। तो उसको अगर बट्टा में लिखिएगा ना दोनों को, तो वही होती है विलयन की सांद्रता। तो देखिए, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय की पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विलयन की सांद्रता बराबर है विलय की मात्रा बट्टा विलायक की मात्रा। अब देखिए, सांद्रता के आधार पे विलयन को 3 आधार पे बांटा गया, एक संतृप्त विलयन, एक अति संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। तो बारी बारी से देख लेते हैं कि संतृप्त विलयन क्या है, अति संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है। ध्यान रखिएगा, ये सांद्रता के आधार पर बांटा गया है। देखिए, संतृप्त विलयन क्या होता है, एक दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए, इसका एक मतलब ये हुआ, सिंपल सा मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप एक पानी लिए, एक गिलास पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी घोला,
घुल गया, 2 चम्मच चीनी घोला, घुल गया, तीसरा चम्मच चीनी घोला, घुल गया, लेकिन चौथा चम्मच जो आप चीनी रखें वो नहीं घुलता है। तो मैक्सिमम मान लीजिए कि उस पानी में 3 ही चम्मच चीनी घुला, तो दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, विलेय पदार्थ कब नहीं घुलता, जब तब तक घुलेगा जब तक उसकी क्षमता है। अगर इसकी क्षमता अगर कम गई और तब उसमें विलेय नहीं घुलता है तो उस पदार्थ को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय घुलने की क्षमता नहीं हो। उसे दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि यदि एक विलायक में एक क्षमता के बाद अधिक विलेय घुलने की क्षमता न हो तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं असंतृप्त विलयन क्या है। देखिए असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि एक समय के बाद आप पानी में चीनी को नहीं घोल सकते, लेकिन मान लीजिए कि आपने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, अब उसमें आप ज्यादा मात्रा में चीनी को घोल सकते हैं। तो इस तरह के विलयन को क्या कहिएगा आप, असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। तो इसे दूसरी भाषा में आप देखिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए और कम से कम एनसीईआरटी का जो चैप्टर हो उसे एक बार जरूर रीड कीजिए। तो इसे मैं लिख देता हूँ, दूसरे शब्दों में एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, और अधिक मात्रा को घोला जा सके या घोला जा सकता है, तो उसे ही को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाओ उसे आप एक अलग से कॉपी लेकर उस पर नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी का चैप्टर सब जो है पढ़ाने के बाद एक बार जरूर रीडिंग कर लीजिए। अब चलते हैं तीसरा, अति संतृप्त विलयन। देखिए ऐसा विलयन जो विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो। यहां पे क्या था, संतृप्तता कम हो, और यहां पे क्या है, संतृप्त स्तर से अधिक हो, तो उसी को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी से ये परिभाषा लिया गया, उसे आप याद ही कर लीजिएगा अगर समझने में दिक्कत है। अब देखते हैं निलंबन क्या होता है। देखिए विषमांगी मिश्रण जो होता है उसी का एक प्रकार होता है निलंबन। विषमांगी मिश्रण क्या था, जैसे मान लीजिए कि पानी में आपने रेत को घोला तो वो क्या, वो कण आपको आंखों से दिखेंगे, उसी को कहते हैं निलंबन। तो देखते हैं निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि पानी क्या है आपका, ये विलायक है, और यहां पे आप मान लीजिए कि रेत को आपको घोलना है, तो रेत यहां पे क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो ज्यादा मात्रा में हो उसे विलायक कहेंगे और जो कम मात्रा में हो वो विलेय है। तो मान लीजिए विलायक में आपने विलेय को घोला, अब क्या होगा कि ये जो विलेय है वो घुलेगा नहीं। समांगी में क्या होगा, विलेय घुल जाएगा, लेकिन असमांगी में क्या होगा, या विसमांगी में विलेय नहीं घुलेगा, अपितु क्या होगा, समष्टि में यह निलंबित रहेगा। यानी कि जो रेत और पानी का या विलेय का जो मिश्रण है, समष्टि है, उसमें ये क्या होगा, घुलेगा नहीं, निलंबित रहेगा। और ये जो कण निलंबित रहेंगे वो कण आप क्या होता है, आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे आटा जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण, ये सब क्या है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे आटा को ही आप गूंदते हैं तो पानी में गूंदते हैं तो क्या होता है, आप देख लेते हैं, देखते हैं वो आटे को, तो ये मिश्रण है। अब देखते हैं निलंबन के कुछ गुण होते हैं या उसकी विशेषताएं क्या क्या। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये तो अभी हमने देखा। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं अथवा उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पानी लिया और एक पानी के गिलास में आपने रेत को घोल दिया, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल, इसलिए मैं बार बार यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आपने क्या किया, रेत को घोल दिया, अब आप यहाँ पे टॉर्च जलाइए, टॉर्च जलाइएगा तो क्या होगा, ये जो कण होंगे ये प्रकाश के इसको रोकेंगे। इससे क्या होगा कि प्रकाश का किरण है ना आपको दिखाई देगा। तो ये ऐसे कण होते हैं जो किरण को फैला देते हैं। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कमरा आपने देखा होगा, उसको अंधेरा कर दीजिए और कहीं छोटी खिड़की होगी तो उसमें से आपको देखे होंगे कि प्रकाश की रोशनी आती है और उसमें कण दिखते होंगे। तो
इस तरह आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश के कण कैसे दिखाई देते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, निलंबन ही है, समझ सकते हैं। अगर इसे शांत छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए पानी और रेत का एग्जाम्पल था, घुलने के बाद अगर उसे शांत छोड़ दिया जाएगा तो रेत क्या होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। ये क्या था, विलयन क्या था, समांगी मिश्रण था, और लेकिन वो क्या था, अस्थायी था। इसे छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन याद कीजिए विलयन जो था उसे हम छानने की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं कोलाइड क्या है। देखिए कोलाइड भी जो है ना निलंबन का ही एक तरह से प्रकार है। निलंबन भी विषमांगी मिश्रण था, कोलाइड भी विषमांगी मिश्रण है। देखिए वो विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ध्यान रखिएगा कि जब हम विलयन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो कणों का आकार था वो 1 नैनोमीटर था, और यहाँ पे जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, उसी को हम कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च विलयन, दूध, रक्त, ये। अब देखते हैं कोलाइड के गुणधर्म क्या है। देखिए ये भी एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें एक समान संगठन नहीं होता है, लेकिन कोलाइड का कण जो होता है इतना छोटा होता है कि इसे आप अलग अलग रूप में नहीं देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पे बैठते हैं, अर्थात ये भी अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि है अपकेंद्रीकरण, इस द्वारा इसे अलग हम कर सकते हैं। अब अपकेंद्रीकरण तकनीकी क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जैसे देखिए टिंडल प्रभाव भी कोलाइड का ही है। जैसे देखिए कोलाइड कण द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये देखिए ये जो है कण होंगे। अब ये धुनी का कण जो होता है, कुहासा का कण आपको दिखता नहीं है जल्दी, ये छोटा नहीं, कुहासा तो हमें दिख जाता है, ये कण जो है ना दिखते नहीं है, और यहाँ से जो प्रकाश आती है तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। यही कोलाइड कण है जो प्रकाश को फैला देते हैं। अब देखते हैं मिश्रण को पृथक करने के तरीके क्या क्या है। देखिए पहला मेथड है वाष्पीकरण। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने जल में क्या किया, कोई इंक है या डाई है, जो डाई आप बनाते हैं उस डाई को अलग करना है, उसके रंग को और जल को अलग करना है, तो इस तरह के विधि में हम वाष्पीकरण मेथड को अपनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने जल में स्याही घोला था, अब उसे आप बीकर पे लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। अब इससे क्या होगा कि वाष्प जो है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा और स्याही जो है इसके चारों ओर इसमें लग जाएंगे और वाष्प धीरे धीरे उड़ जाएगा। तो इस तरह के मेथड से वाष्पीकरण करके आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें एक पदार्थ का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो दूसरे से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया हुआ है। इसका आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं वाष्पीकरण। जैसे आप मान लीजिए चीनी और जल का मिक्सचर है। अब चीनी और जल के मिक्सचर को आप कैसे अलग कर सकते हैं, छानने की विधि से तो अलग होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप गर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा, जल धीरे धीरे उड़ जाएगा और चीनी का जो कण है आपको नीचे मिल जाएगा। सेकेंड मेथड है अपकेंद्रीकरण। देखिए ये जो मेथड सब है ना, ये मिश्रण को पृथक करने के। अपकेंद्रीकरण में क्या होगा कि दूध को अगर आपको क्रीम से अलग करना है या दूध और क्रीम को अलग करना है तो इस मेथड को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए मूल सिद्धांत यह है इसका, कण या पदार्थ के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझिए आसान शब्दों में। जैसे मान लीजिए एक कोई बाल्टी है या कुछ भी है गोला सा, अब इसमें क्या हुआ, आपने दूध डाल दिया, अब उसको आप जोर जोर से घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए। अब क्या होगा, तेजी से घुमाया जाता है, राउंड राउंड घुमाया जाता है, तो भारी कण जो है नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, और हल्के कण जो है ऊपर की ओर आ जाता है। उसी को कहते हैं अपकेंद्रीकरण। तो क्या होता है, दूध नीचे चला जाता है और क्रीम जो है इसका ऊपर आ जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बाल्टी पानी लीजिए, पानी में आप क्या कीजिए, रेत को घोल दीजिए, रेत घुल गया। अब क्या कीजिए, आप पानी को जोर जोर से राउंड घुमाइए, हाथ डालिए और राउंड घुमाइए। अब क्या देखिएगा कि ये सर्कल घूमेगा और जो भी रेत के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। इसी को कहते हैं अपकेंद्रीकरण। तो ये जो है दूध से क्रीम को पृथक करने का जो सिद्धांत है, इसी अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पे काम करता है। इसे आप देख सकते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाएंगे और भारी कण नीचे आ जाएंगे। पृथक्करण कीप, इस कीप का प्रयोग जो आप है ना, जैसे मान लीजिए कि जल में आपका केरोसिन मिक्स हो गया, इसको अलग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं,
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसको एक कीप में डाल दीजिए, ठीक है, कीप में डाल दीजिए। अब क्या होगा कि जल और जो केरोसिन ऑयल है उसका मिश्रण अलग अलग हो जाएगा। ये केरोसिन ऑयल जो है या मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, ये ऊपर रहेगा और जल क्या होगा, नीचे रहेगा। कुछ देर शांति के बाद इस नीचे वाले को, इस हिस्सा को खोल दीजिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी नीचे चला जाएगा और ये जो केरोसिन ऑयल है वो ऊपर चला जाएगा। इसी को कहते हैं पृथक्करण कीप। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरसों का तेल दिया, पानी के साथ मिक्स था, इस कीप में हमने बंद कर दिया। अब क्या होगा, नीचे में जल चला जाएगा और इसके ऊपर तैरेगा आपका सरसों तेल। धीरे धीरे क्या होगा, इस कॉर्क को हम खोलेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी इसमें आ जाएगा और फिर हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो सरसों तेल हमारा अलग हो जाएगा। तो इस विधि से आप मिश्रण को पृथक्करण की विधि से आप अलग कर सकते हैं जब किसी जल में कोई तेल वाला पदार्थ मिल जाए तो। नेक्स्ट मेथड है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन आप जानते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए। तो दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातित भी मैंने पिछले पहले चैप्टर में, जो साइंस का पहला चैप्टर है उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने विस्तार से बताया, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो सीधे परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा वैसे ही रहेगा। जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे रहेगा, अमोनियम क्लोराइड साल्ट नीचे है, तो ये बच जाएगा और दूसरा पदार्थ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और ये है सोडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, इसके नीचे आ जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन विधि से आप इसे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में देखिए ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आराम से समझिएगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। देखिए क्रोमेटोग्राफी में आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए एक छानक पत्र लीजिए, उस पर क्या कीजिए, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उस पर एक बिंदु लगा दीजिए, बिंदु डालिए, मतलब कोई स्याही डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, और इसे धूप में छोड़ दीजिए और इसे सूखने के लिए डाल दीजिए। सूखने के बाद क्या होगा, एक जार लीजिए, जार में आप क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। पानी के बाद क्या कीजिए, इसको इस तरह से डालिए कि ये पानी के सतह से जस्ट ऊपर रहे, पानी की सतह से जस्ट ऊपर रहे, और ये आपका रहे। ये क्लिप हमने क्या कर दिया, इसको ये इसमें डाल दिया और यहाँ पे क्लिप लगा दिया। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले एक चीज़ समझ जाइए कि डाई जो है, ये जो हमने डाई लिया था, जो डाई यहाँ पे है वो विलय के आधार पे लिया है, ये विलय है, और ये जो जल है वो क्या है, विलायक है। अब जैसे देखिए जल का जैसे जैसे आधार बढ़ेगा, जैसे जैसे आधार बढ़ेगा वैसे वैसे डाई भी ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से आप कई रंगों का जो मिश्रण होता है उसे आप अलग कर सकते हैं। अब देखिए मिश्रणों के घटकों को अलग करने की इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी को क्या कहते हैं, तो ग्रीक में क्रोमा का जो अर्थ होता है, ग्रीक में क्रोमा का जो अर्थ होता है वो होता है रंग, तो इसी को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखिएगा इस विधि का जो प्रयोग है, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए किया जाता है, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए। दूसरा प्राकृतिक रंग जो होते हैं, जो नेचुरल रंग होते हैं, उसमें से पिगमेंट को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पिगमेंट को भी अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे खून में जो नशीले पदार्थ का सेवन जो करते हैं, उसके नशीले पदार्थ जो उनके खून में आ जाते हैं, वहाँ से नशीले पदार्थ को हटाने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में तो एक बार बैक करके समझिए, नहीं तो इसे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है देखिए ये यही है जो मैं आपको चित्र बना के दिखा रहा था। एक कागज़ की पट्टी लीजिए, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे एक स्याही ले लीजिए, स्याही उसे सूखने के लिए दे दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, जल में आप डालिए, एक जार ले लीजिए, जार में आप इस स्ट्रिप्स को लीजिए। अब जैसे जैसे जल ऊपर की ओर जाएगा ना, तो ये स्याही भी ऊपर की ओर चली जाएगी, इसी को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। आसवन विधि, देखिए इस मेथड में जो है, इस विधि में दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को अलग करने के लिए इस विधि का, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है जल और एसीटोन का मिश्रण है, ये आपको जल और एसीटोन का यहाँ पे मिश्रण है। अब इस मेथड में क्या है, एक बीकर लीजिए, स्टोप लीजिए, बीकर में स्टोप जलाइए और इसको ऊपर से बंद कर दीजिए। और फिर क्या कीजिए, जैसे जैसे ये क्या होगा, ये गर्म होगा और ये वाष्प बनेगा, दोनों का वाष्प बनेगा, दोनों का वाष्प इसमें अंदर जाएगा। फिर क्या होगा, एक चैम्बर बना होगा,
इस चेंबर में क्या होगा, ठंडा होगा ये, तो वाष्प के कण जो भाप है वो इसमें संघनित होंगे और वाष्प के कण यहाँ पे संघनित हो जाएंगे और एसीटोन जो है आपका इससे गिर जाएगा। तो इस तरह के जहाँ पे दो अधिक घुलनशील द्रव है उसको अलग करना है, तो इस मेथड में हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। क्रिस्टलीकरण, देखिए इस मेथड में किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में उसे घोल देते हैं और फिर क्रिस्टलीकरण द्वारा इसे अलग कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है वो उसके अशुद्धि को हमको दूर करना है, तो पहले क्या करेंगे, उसको किसी विलयन में घोल देंगे और फिर उस विलयन का क्रिस्टलीकरण कर देंगे और इसी मेथड को कहेंगे क्रिस्टलीकरण मेथड। देखिए इस मेथड का उपयोग हम समुद्र के जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए हम इस मेथड का हम प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण मेथड का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझते हैं, पहले एक एग्जाम्पल से आप समझ जाइए। देखिए मान लीजिए आप लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाने के बाद जो आपको राख मिलता है वो क्या है, उससे आप रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें वापस में नहीं आएगी, लेकिन भौतिक परिवर्तन में चीज़ें वापस आ सकती हैं। देखिए ये उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में चीज़ें वापस आ सकती है, रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें वापस नहीं आ सकती है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस पदार्थ के रूप बदल जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो नया पदार्थ बनेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कीजिएगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ को कहेंगे H2O। तो ये एक नया पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए चीनी में आप पानी में आप चीनी को घोलते हैं, जल को, तो आपको क्या बनता है, शरबत बनता है। तो ये कोई नया पदार्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया ही पदार्थ मिल जाएगा। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली जाती है या इससे ऊर्जा निकाली जाती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो बड़ी मात्रा में ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा ली जाएगी अथवा निकाली जाएगी। जब भी ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, जब आप देखिएगा कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कभी कभी क्या होगी कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश ऊर्जा को लिया जाएगा, और कभी कभी देखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा होने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो है निकलती है रासायनिक ऊर्जा के बाद, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो हम आगे की क्लास में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे बर्फ पिघलना, तो जैसे बर्फ पिघलेगा वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। आप इसे चेंज कर सकते हैं, फिर जमा के आप बर्फ बना सकते हैं, गर्म करके आप वाष्प बना सकते हैं, वाष्प को संघनित करके फिर से आप जल बना सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी का जलना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये आपको फिर से लकड़ी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन भौतिक परिवर्तन में चीज़ें फिर से वापस आ सकती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें वापस नहीं आएगी। देखिए आप लेक्चर्स का शुरुआती भाग याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था कि आम इंसान के लिए शुद्धता का अर्थ क्या होता है और वैज्ञानिकों के लिए जो शुद्ध अर्थ आम इंसानों के लिए होता है उससे वैज्ञानिकों का शुद्धता अलग कैसे होता है। तो उस समय मैंने बताया था कि उनके लिए, वैज्ञानिकों के लिए शुद्धता का अर्थ है एक समान रासायनिक संगठन। तो उसी को आप देखते हैं कि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से शुद्धता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। देखिए जो भी लेक्चर्स है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उस सब का कनेक्शन आगे वाले चैप्टर से होना है, उसे आप बढ़िया जैसे नोट्स बनाए ही लीजिएगा। देखिए पदार्थ का वह मूल रूप जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहला सकता है। देखिए तत्व ऐसा है जिसको और अलग अलग टुकड़ों में आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है, तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम, सोडियम को Na कहते हैं, तांबा, कॉपर, Cu, लोहा, Fe। ये शुद्ध है, इसमें कोई भी चीज़ का मिक्सर नहीं है, कोई भी अन्य संगठन नहीं है। अगर सोडियम है तो इसमें जो भी रासायनिक तत्व है वो सोडियम का ही है। कॉपर आप देखते हैं जो भी है वो कॉपर ही है। लोहा देखते हैं जो भी है वो लोहा का ही तत्व है, Fe का ही तत्व है, अन्य नहीं है। जैसे मान लीजिए H2O है, तो ये क्या है, ये तत्व नहीं है। अगर इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये H बनेगा, ये O बनेगा, हाइड्रोजन। अगर हम सिंपल हाइड्रोजन को ले तो ये एक एलिमेंट है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इन्हें अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो ये तत्व नहीं है, लेकिन ये जो है तत्व है। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा तत्व क्या है, पदार्थ का मूल रूप, मूल रूप यानी कि शुरुआती रूप
जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। तत्वों का वर्गीकरण आप 3 आधार पे कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु के आधार पे, जो हम नेक्स्ट 10th क्लास में ये हम सब पढ़ेंगे। धातु क्या है? देखिए, यह अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। सिंपल सा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होगा? धातु, जैसे तांबा, लोहा और चांदी, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अधातु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अधातु कहलाएंगे, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और जब भी कोई एलिमेंट, चाहे वो धातु हो, धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसको हम हमेशा प्लस लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्लस लिखेंगे। जब त्याग करेगा तो प्लस लिखेंगे, और जब गेन करेगा तो हम माइनस लिखेंगे। जो ऑक्सीजन है, गेन करेगा तो हम माइनस लिखेंगे। एक माइनस का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, और 2 माइनस का अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। उपधातु क्या होता है? जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाता है उसे उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। देखिए, धातु, अधातु, उपधातु हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 10th क्लास का ये चैप्टर है। यौगिक, देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से जो चीज़ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, यौगिक में जो अनुपात है ना, नियत होना चाहिए। जब तक अनुपात इसका नियत नहीं रहेगा तब तक यौगिक का निर्माण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जल है, तो जल क्या है? जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये क्या है? यौगिक। तो H2O + O, इसी को क्या कहेंगे? यौगिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका एक अनुपात होता है, जिस अनुपात को कहते हैं 1:8। तो जब तक ये अनुपात नहीं मिलेगा तब तक यौगिक का निर्माण नहीं होगा। तो ये अनुपात के आधार पर इस यौगिक का निर्माण होता है। जैसे चीनी, चीनी का भी यौगिक है, नमक भी यौगिक है, जल भी यौगिक है। तो इस तरह से इसे यौगिक कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, मिश्रण यौगिक नहीं है, मिश्रण अलग होता है, यौगिक अलग होता है। जैसे आप देख लेते हैं कि मिश्रण अलग कैसे है, यौगिक अलग कैसे है। देखिए, तत्व और यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, नए यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन तत्व क्या होता है? क्रिया करता है और यौगिक बनाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, H2 + O2 क्या बनाता है? 2H2O। तो ये क्या है? नया तत्व ने क्रिया किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि तत्व है, उन दोनों ने क्रिया किया और H2O बनाया। लेकिन यहाँ पे जो कोई तत्व और यौगिक जो है केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, नए यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, चीनी क्या था? यौगिक था, और पानी भी क्या है? यौगिक है। ये दोनों मिक्सर होते हैं और मिश्रण बनाते हैं, लेकिन नए तत्व का निर्माण नहीं करते या नए यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। ये इसका जो संगठन है ये परिवर्तनीय होता है, ये जो है अस्थायी होता है। यानी कि इसको आप मिश्रण को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बनने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने चीनी जो कि एक यौगिक है और जल जो कि एक यौगिक है, इन दोनों को मिश्रित किया, तो ये जो मिश्रण है, उस मिश्रण जो है इसका गुणधर्म क्या है? तो ये चीनी और जल का ही गुणधर्म दिखलाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को आप मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के सहारे, तो बनता है आपका जल। तो ये जो जल है ये इन दोनों से डिफरेंट क्वालिटी रखेगा, यानी कि इसका जो गुण होगा, जो नया तत्व बना, ये इनके गुण से एकदम अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रण में उसी का संगठन का गुणधर्म होता है, लेकिन यौगिक में उसके संगठन का गुणधर्म नहीं होता, वो उसके संगठन से बिल्कुल ही भिन्न होता है। भौतिक विधियों द्वारा मिश्रण को आप आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक विशेष विधि होती है, रासायनिक विधि या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही इसे आप अलग कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।